हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और हमने बेसिकली कैसे हाइब्रिडोमास बनाते हैं हम और किस तरह से बना के हम इंजेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस मीडिया में हम ग्रो करते हैं, कैसे हम उस पर्टिकुलर मीडिया से जो माइलोमा सेल्स हैं उनको हटा देते, डिग्रेड कर देते। बिकॉज हमने दो पाथवे देखे थे कि हमने ये देखा कि जो हाइब्रिडोमास है उसको सर्वाइव करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स बनाना ज़रूरी है और दो पाथवे से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। फर्स्ट पाथवे में आपको HGPRT जीन की ज़रूरत पड़ती है, सेकंड पाथवे में इस जीन की ज़रूरत नहीं पड़ती और बी सेल्स के पास ये जीन प्रेजेंट होता है पर माइलोमास के पास ये जीन प्रेजेंट नहीं होता है। इस कारण से जब सेकंड पाथवे क्लोज हो जाता है तो माइलोमास डिवाइड नहीं कर पाते, DNA नहीं बना पाते और उनकी डेथ हो जाती है और सिंगल माइलोमास जो अनफ्यूज्ड माइलोमास हैं शरीर में जो कैंसर सेल्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक, तो ये था हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को एक तरह से सस्टेन कराने का, सर्वाइव करने का तरीका। अब हम थोड़ा सा यूज़ देखते हैं कि क्या यूजेस होते हैं इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के। ठीक है, बेसिकली कई प्रकार के डायग्नोस्टिक्स में, इमेजिंग में, थेराप्यूटिक एजेंट्स में ये सारे काम आते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर अपन बोल रहे हैं तो हम उसको MAB लिख सकते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़, M मतलब मोनोक्लोनल, ABS स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, और ये बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये ट्यूमर को लोकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्यूमर को लोकेट कर सकते हैं, लोकेट ट्यूमर एंटीजेंस अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकेमियाज, एंटीजेंस along with different type of ल्यूकेमियाज। मतलब ल्यूकेमिया बेसिकली हम इसको सरल भाषा में बोले तो इस तरह से भी बोलते हैं कि WBC वाइट ब्लड सेल का कैंसर, जब वाइट ब्लड सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, जो हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं वैसी ग्रोथ होने लगती है, तब उसको हम यहाँ पे बेसिकली ल्यूकेमियाज मिलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो ट्यूमर एंटीजेंस को लोकेट कर सकता है। एंटीजेंस क्या होते हैं? जिस पे एंटीबॉडी को बाइंड करना है, तो ट्यूमर वाले जो एंटीजेंस होते हैं उसको लोकेट कर सकता है और उसके साथ साथ अलग अलग टाइप के ल्यूकेमियाज अगर बॉडी में अलग अलग टाइप के जो WBCs बन रहे हैं उनको भी ये लोकेट कर पाता है। उसके बाद अगर देखें तो ये WBC में सेल सरफेस मार्कर की तरह भी वर्क करता है, यूज एज सेल सरफेस मार्कर्स या मार्कर इन WBC। कहाँ पे वर्क करता है ये? WBC पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम और चीज़ें देखें तो दो अलग अलग एंटीजेंस को ये डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मोनोक्लोनल है। इसको हमने ये चीज़ देखी है कि ये स्पेसिफिक होता है, काफ़ी स्पेसिफिक होता है। तो दो अलग अलग अगर एंटीजेंस है तो उसको अलग अलग ये आइडेंटिफाई करके हमें बता सकता है कि इस पर्टिकुलर स्मीयर में दो अलग अलग एंटीजेंस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें तो इसके और भी कई यूजेज है। कुछ हम चीज़ें देखते हैं जैसे कि एंटीबॉडी इंजीनियरिंग में, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें, एंटीबॉडी इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ जब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में किया जाता है, मतलब कि पर्टिकुलर जो एंटीजन है या एंटीबॉडी है जो हमें चाहिए, हाइब्रिडोमास जो हमने बनाया, तो हाइब्रिडोमास में तो और भी सारी चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पे माइलोमा सेल्स भी हैं, हाइब्रिडोम्स भी, मतलब बेसिकली जो बी सेल्स भी हैं, माइलोमास भी हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो होती है वो इन विट्रो होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ तो हमने देखी थी कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो होती है वो इन विट्रो प्रोसेस है और स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमें जब चाहिए, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमें चाहिए उसके लिए कुछ जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हमें
specific antibody has या have specific gene, जो एक एंटीबॉडी है एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस से बना होता है। तो डीएनए जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर जीन को आइसोलेट करते हैं और इसी जीन को वेक्टर की मदद से रेप्लिकेट कराते हैं। ठीक है, दिस पर्टिकुलर जीन इज आइसोलेटेड एंड जब आइसोलेट करते तो इसको रेप्लिकेट किसके द्वारा करवाते हैं, वेक्टर्स के द्वारा। रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। तो चूंकि यहाँ पे वेक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके भी हम अपनी एंटीबॉडी जो है, जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडी है, जो इंटरेस्टेड एंटीबॉडी है, उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर अपन देखें विदाउट हाइब्रिडोमा या फिर आप बोलो फॉर्मेशन ऑफ या फिर ऑब्टेनिंग हाइब्रिडोमास या ऑब्टेनिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विदाउट हाइब्रिडोमास। obtaining monoclonal antibodies without hybridoma टेक्नोलॉजी। मतलब अभी तक तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज़ करके, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाते हैं। पर चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि अब हम बिना हाइब्रिडोमा बनाए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं। तो हाइब्रिडोमा बनाने से पहले वाले स्टेप पे चलो। जब हमने ये देखा था कि माउस में हमने कोई पर्टिकुलर एंटीजन जब इंजेक्ट किया तो उसके प्रति एंटीबॉडी बना, फिर हमने उसका स्प्लीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, वहाँ से स्प्लेनोसाइट एक्सट्रैक्ट किए और वहाँ से हमें बी सेल मिला। तो माउस से हमें क्या मिल गया, बी सेल्स मिल गए, जो बी सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। अब यहाँ से हम क्या कर रहे थे, माइलोमा सेल लेके इनको फ्यूज़ कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, माइलोमा सेल लेके इनको फ्यूज़ कर रहे थे। पर अब यहाँ पे माइलोमा सेल को फ्यूज़ करने की बजाय हम पर्टिकुलरली ये जो हमें बी सेल मिले ये तो एंटीजन बनाएंगे, पर्टिकुलर एंटीजन किस, ये एंटीबॉडी बनाएंगे उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। तो इस पर्टिकुलर जीन को, बी सेल में जो जीन्स होंगे एंटीबॉडी वाले, तो इसके पास जो एंटीबॉडी के जीन होंगे उसी को हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे, उसी को हम क्लोन करेंगे। ठीक है, और जब उसको क्लोन करेंगे तो उसको क्लोन्ड जीन को अपन क्या बोलते हैं, इस क्लोन जीन को अपन डिज़ाइनर एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिज़ाइनर एंटीबॉडी, डिज़ाइनर एंटीबॉडी बोलते हैं। और इस एंटीबॉडी को हम पर्टिकुलरली किसी जगह पे इंजेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे हमें ज़रूरत है हम वहाँ पे इसको डाल सकते हैं और कई प्रकार के रिसर्च या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना लिए सेम टेक्निक से, बी सेल से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लिए, पर यहाँ पे हमें हाइब्रिडोमा टेक की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाइब्रिडोमा टेक हम तभी बोलेंगे जब यहाँ पे हाइब्रिड बनेगा, जब यहाँ पे जो कैंसर सेल्स है माइलोमास वो जब आके मिक्स होंगे तभी उसको हाइब्रिडोमा बोलेंगे। जब वो मिक्स नहीं हो रहे हैं तो ये सिंपल एक मोनोक्लोनल टेक्निक है जहाँ से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड टेक्निक से ये चीज़ बना रहे हैं सारी की सारी। और हमें यहाँ पे जो भी एंटीबॉडी चाहिए उसका जीन लेते हैं, उसको क्लोन करवाते हैं और हमें अपना जो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, एक टॉपिक है प्यूरिफिकेशन। जो हाइब्रिडोमा हमारे पास आया या जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं हमारे पास, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के पास जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमारे पास आई उसको प्यूरीफाई करना है, क्योंकि उसके अंदर कई सारी चीज़ें और मौजूद है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम प्यूरीफाई कैसे करेंगे? तो प्यूरिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ये एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसमें कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। बेसिकली जो कॉन्टामिनेंट्स हम यहाँ पे बोलते हैं, जो चीज़ें हैं जो इसको गंदी कर रही हैं या फिर कॉन्टामिनेशन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए, वो है अलग अलग टाइप के हार्मोन्स, अलग अलग टाइप के ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकिन्स, वायरसेस, प्रोटीएजेस, ऐसी अलग अलग टाइप की चीज़ें, केमिकल्स हैं जिसको हम यहाँ पे कंटामिनेशन के तौर पे रखते हैं, उनको हमें निकालना होता है। ये सारी चीज़ हमें प्योर फॉर्म में चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, उसके अलावा हमें और कुछ उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें कई प्रकार की बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी हो सकती है, तो इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को प्यूरीफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें ये जो प्यूरिफिकेशन का काम है बेसिकली फिल्ट्रेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हो सकता है। प्यूरिफिकेशन जो है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन along with फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो सेल डेब्रीज है या फिर जो कंटामिनेशन है वो दूर हो सकता है, हट सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें कुछ एप्लीकेशंस की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फील्ड में ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ किए जा रहे हैं, तो कुछ अगर हम पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम देखें तो कैंसर ट्रीटमेंट में और कैंसर रिसर्च में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो हेल्पफुल है। अगर हम यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस की बात करें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के कुछ एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कैंसर ट्रीटमेंट में या फिर कैंसर डायग्नोज में, कैंसर थेरेपी में। कैंसर थेरेपी में बेसिकली हम यहाँ पे चूँकि हमने देखा कि ये ट्यूमर सेल्स को लोकेट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो जो कैंसर होता है बेसिकली स्टार्टिंग फेज में ट्यूमर सेल्स ही होते हैं ना, कि वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहे हैं और ट्यूमर का निर्माण कर रहे हैं। तो इस कारण से हम कैंसर ट्रीटमेंट में इसको ले सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की मदद से कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट के बाद बात आती है बायोमेडिकल रिसर्च में। ठीक है, कई प्रकार के मेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च, जैसे ब्लड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन जो है ये सब हम कर सकते हैं। एलाइसा टेस्ट कर सकते हैं वायरस के स्क्रीनिंग के लिए, ये सब यहाँ पे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायोमेडिकल रिसर्च में हेल्पफुल होता है। बायोमेडिकल रिसर्च। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिजीज़, उनको डायग्नोस करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ेस, अलग अलग टाइप के डिजीज़ेस को डायग्नोज करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति ये एक्ट करता है। तो जिस एंटीजन के प्रति एक्ट करेंगे उस एंटीजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से कौन सी बीमारी कॉज करता है ये हमें पता चल जाएगा। इस कारण से हमें ये पता चल जाएगा कि शरीर में कौन सी बीमारी है या इस पर्टिकुलर जगह पे कौन सी बीमारी है। जीन क्लोनिंग में बेसिकली यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं हमें भी, क्योंकि ये प्रोब्स की तरह हेल्प करते हैं। जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग में रहते प्रोब्स की तरह ये एक्ट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की तरह, जो नोन सीक्वेंस है, हमें पता है कौन सा सीक्वेंस है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए। तो हमें जब पता है कि हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है तो उसके ऊपर पर्टिकुलर उसका कॉम्प्लीमेंट्री आके बाइंड कर पाएगा, इसलिए एज अ प्रोब जो है हम इसको जीन क्लोनिंग में यूज़
कर सकते हैं। उसके बाद सेल टाइप के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम MABs को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि MAB जो है B और T हेल्पर सेल और सप्रेसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, MAB आइडेंटिफाई B एंड T हेल्पर्स एंड सप्रेसर सेल्स विद एंटीजेंस। अलग अलग टाइप के एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं तो ये जो MABs है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन से B सेल्स के हैं, कौन से T सेल्स के। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन प्रोडक्शन में यहाँ पे हेल्पफुल होता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में MABs जो हैं वो आजकल हेल्पफुल है। कैसे कि वैक्सीन जो है एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमें वैक्सीन डेवलप करना है, तो वहाँ के लिए हमें पता तो रहना चाहिए ना कि कौन से एंटीजन के लिए चाहिए हमें वैक्सीन। तो यहाँ पे एंटीजन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिसके कारण उससे वैक्सीन जो है हम डेवलप कर सके। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है जब हेल्पफुल होते हैं एंटीजन की स्पेसिफिसिटी को जानने के लिए, ये पता करते हैं कि कौन सा एंटीजन है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग तो ये अपना एंटीबॉडी है। ये जो एंटीबॉडी है स्पेसिफिक है, तो इस कारण से जब एंटीजन के बारे में हमें पता चलेगा तो हम उसके लिए वैक्सीन बना पाएंगे। तो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होते हैं। प्रोडक्शन। अब इसके साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं कि एड्स के ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं, पर इसका कोई अभी ये ऑनगोइंग रिसर्च है, कोई प्रमाण इसका है नहीं कि एड्स के ट्रीटमेंट में किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। पर नियर फ्यूचर हो सकता है कि एड्स का भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा हम निकाल सके। तो कुछ एप्लीकेशंस और यूजेस हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं। अगर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बना तो सिंपली आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपको बस ये पूरा का पूरा प्रोसेस याद रखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से कैसे बनता है। या आपसे सीधे पूछा जाएगा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, या आपसे पूछा जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से कैसे ये बनती है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के एक ही चीज़ है। अगर सिर्फ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर पूछा जाए तो आपको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली ये बता सकते हो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यहाँ पे मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए होता है। ठीक है, तो और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पूछा जाए तो आपको पूरा बताना है प्रोसेस किस तरह से हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी परफॉर्म होता है। तो ये था अपना जो पूरा चैप्टर था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का। ये नेक्स्ट चैप्टर से हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे। कुछ जीन्स के नाम थे वो आप सब याद कर लेना कि कौन से जीन कहाँ हेल्पफुल होते हैं। HGPRT जीन जो है कई बार पूछा जाता है क्योंकि पाथवे 2 जो है उसी के कारण ब्लॉक हो जाता है। और पाथवे 2 क्यों ब्लॉक होता है? क्योंकि HAT मीडियम में जो है हम इस चीज़ को ग्रो कराते हैं हाइब्रिडोमास को। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे तो आपको आसानी होगी। अगर कोई MCQ टाइप का या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।